हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रही हैं क्लास 10th के लिए सीबीएसई का सैंपल पेपर, उसके सॉल्यूशंस में आपको करवा रही हूँ। तो ऑलरेडी हम सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके हैं। उसके लिए जो 2 वीडियोस हैं उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन बी के बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चंस और सेक्शन सी की 2 केस स्टडीज। तो ये पॉसिबल नहीं था बोर्ड पे करवाना, सो इसीलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में यहाँ पर करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ सेक्शन बी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमारा सैंपल पेपर में है। इन द गिवन फिगर बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। सो ये आप देख रहे हैं ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। सो ये 14 सेंटीमीटर की साइड है, तो मतलब स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है। विद EFGH एज अ मिड पॉइंट्स, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके ये EFG और H, ठीक है, यहाँ पे G है, सॉरी यहाँ पर H है, तो ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम निकालना चाहें तो ये टोटल कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो जाएंगे, है ना। ये HD भी क्या हो जाएगा 7। इसी तरह से बाकी साइड्स पे भी हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब ये शेडेड पोर्शन जो है वो हम डायरेक्टली, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें इस फिगर को 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले ये रब कर देती हूँ। तो 2 पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइंड ही है ऑलरेडी वैसे, तो हम ज्वाइन कर रहे हैं H और F पॉइंट को। ठीक है, तो मैंने इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से फायदा ये होगा कि हम अपर पार्ट का अलग से निकालेंगे और लोअर पार्ट का अलग से निकालेंगे। सो अपर पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, अपर पार्ट में आपको दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है, सो दिस इज सेमी सर्कल, है ना। तो ये शेडेड पोर्शन क्या है, सेमी सर्कल है। तो हम सीधा अपर पार्ट के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आई एम नॉट पुटिंग एनी वैल्यूज, जब हम उसको ऐड करेंगे तो ये कैंसल ही हो जाएगा। तो इस सिर्फ हमने अपर पोर्शन का, ये वाला पोर्शन जो है, इसका हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब नीचे वाले पोर्शन पे चेक करो। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये पूरा क्या है 14 है और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको ये दिख रहे हैं, ये क्वाड्रेंट्स है ना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के ये एंगल्स क्या होते हैं 90 होते हैं, तो ये जो दोनों है वो क्वाड्रेंट है। अगर आप ये वाले रेक्टेंगल के एरिया में से, ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल के एरिया में से HFCD आपका रेक्टेंगल है, तो अगर आप रेक्टेंगल के एरिया से ये 2 क्वाड्रेंट और 2 क्वाड्रेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेमी सर्कल बनाते हैं। तो अगर माइनस कर दो तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले पोर्शन के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या है इसकी 14, ठीक है, ये 14 इसकी लेंथ है और ब्रेथ क्या है इसकी 7। ठीक है, 14 इंटू 7 हो गया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। और दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए थी यहाँ पर, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगर हम थीटा बाय 360 के अकॉर्डिंगली देखें तो भी यही आएगा, 90 बाय 360 4 पे कट हो जाएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 क्वाड्रेंट्स का है। ठीक है, आप सीधा डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर बाय 2 भी लगा सकते हो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल लिया और नीचे वाले पोर्शन का एरिया निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, उसमें क्या होगा, ऊपर वाला एरिया क्या था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर यहाँ पर प्लस 14 इंटू 7 माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स हमें माइनस करने हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर पहले बाय 2 कट हो गए, तो 14 इंटू 7 कितना हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने जब भी ऐसा कोई फिगर आए तो आपने उस पहले फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, उससे हमारा आंसर जो है वो जल्दी आ जाता है।
नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स। तो ये आपको ओलंपिक रिंग्स दिख रही हैं बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स और इन सभी का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और हमारा जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड्स यहाँ पर इन्होंने एक कॉर्ड बना रखी है ना, एक कॉर्ड बना रखी है ए बी और उसकी लेंथ भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। हमें ये जो डॉटेड सर्कल्स आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है पोर्शन, इन सभी का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम एक सर्कल की बात करें यहाँ पर, तो ये इस तरह से कॉर्ड ड्रॉन है, ये ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ से अगर मैं ए ओ और ओ बी को ज्वाइन कर देती हूँ, तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरा सेगमेंट वाला ये एरिया है वो यही आएगा, है ना। मतलब एक सेगमेंट का अगर मैं कैलकुलेट करूंगी, एक सर्कल की बात कर रही हूँ, मतलब ये वाला पोर्शन मेरा एरिया आएगा, है ना। अब येलो वाला सर्कल जब लूंगी तो फिर ये वाला एरिया आएगा, फिर ऐसे यहाँ पर, ठीक है, और फिर ऐसे यहाँ पर और फिर ऐसे यहाँ पर। तो मतलब हम एक सेगमेंट का फाइंड कर लेते हैं और उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8 पोर्शंस बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 से हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक सेगमेंट का निकालते कैसे एरिया वो देख लेते हैं। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है? एरिया ऑफ सेगमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि ये ए ओ बी और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये ए ओ बी सी क्या है? सेक्टर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ए ओ बी है ना। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देती हूँ तो ये पोर्शन सेगमेंट वाला आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारा 1 सेंटीमीटर है और ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, और कॉर्ड की लेंथ भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। सो दैट मीन्स ये ट्रायंगल किस तरह का है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। थीटा कितना है हमारा इसके लिए? 60/360 इंटू 22/7, पाई को रहने देते क्योंकि हमारे आंसर्स में पाई सॉल्व नहीं है, इंटू रेडियस 1 का स्क्वायर √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/6 पाई, ठीक है, माइनस √3/4। ठीक है, ये आ गया हमारा एक सेगमेंट का एरिया। तो कितने सेगमेंट्स टोटल मैंने बताए थे आपको? 8। तो 8 को मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ, 8 पाई/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप देख लीजिए अब ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इफ 2 and 1/2 आर zeros ऑफ, अब देखो यहाँ पर आप px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसको जनरल क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करूं, ठीक है, अगर मैं इसको जनरल क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? p, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है r, है ना। और क्या गिवन है आपको? इसके 2 जीरोस भी गिवन है, मतलब हमें यहाँ पर अल्फा गिवन है और बीटा गिवन है। लेट मान लेते हैं इसके अल्फा बीटा जीरोस है, अल्फा 2 है, बीटा 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अल्फा क्या है? 2, बीटा क्या है? 1/2, माइनस b/a मतलब -5/p। इसको सॉल्व करो, 2 LCM 4 + 1 = -5/p। तो पहले हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/2 = -5/p। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप ये 5 और 5 कैंसिल करो सीधा सीधा, तो बचा क्या? 1/2 = -1/p। आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब p की वैल्यू तो -2 पक्का हो गया है। अब p की वैल्यू -2 या तो ऑप्शन नंबर बी में है या ऑप्शन नंबर डी में है, तो उसके लिए हमें r की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 1/2, c क्या है? r/p। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1 = r/p की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है,
-2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई r की वैल्यू भी -2 आई है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। p और r की वैल्यू दोनों की वैल्यू -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ तक देखो, सर्कमफ्रेंस सर्कल का गिवन है 100 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है आपका 2 पाई r होता है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस गिवन है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब यहाँ पर ना इसके अंदर एक स्क्वायर ड्रॉन है। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल के अंदर मतलब एक स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें इसकी जो साइड है वो कैलकुलेट करनी है। लेट मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, और ये इसका सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, इस तरह से, राइट। अब यहाँ पर आपको यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। रेडियस 100/2 पाई सेंटीमीटर, यानी कि 50/पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने रेडियस ऑफ सर्कल निकाल लिया है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया हमारा 50/पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये भी 50/पाई हो गया। ठीक है, और अगर मैं नीचे को तरफ ड्रॉ करूं तो ये भी हो गया 50/पाई। दोनों रेडियस है ना, ओडी और ओबी दोनों रेडियस है। तो ये तो बन गया डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्क्वायर का डायगोनल है जो किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर है ना, यहाँ से दिख रहा है ना हमें। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला √2a, और डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है हमारा 100, दैट इज 100/पाई। यही है ना हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ आप सीधा यहाँ पे नहीं पता चल रहा आपको, तो आप 50/पाई प्लस 50/पाई लिख सकते हो। ठीक है ना, ये वाला 50/पाई प्लस 50/पाई। √2a, हमें साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया 100/पाई। अब यहाँ से a इज इक्वल टू, इस √2 को इधर ले आते हैं, √2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 100/√2 और इसकी रैशनलाइजेशन कर देते हैं साथ में पाई, क्योंकि हमारे आंसर्स में डिनोमिनेटर में √2 नहीं है, तो हम ये वाला आंसर इसको इसलिए रैशनलाइज करा। 100√2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये कटिंग हो गई। सो आंसर इज 50√2 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question. Last question of section B. Number of solutions of 3 raised to power x plus y is equal to 243. और दूसरी तरफ गिवन है 243 की पावर x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर इसको 3 की कितनी पावर लिखा जा सकता है, 5। ठीक है, 3 की पावर 5 जो होती है वो 243 होती है। सो यहाँ से मुझे मिल गया कि x प्लस y जो है 5 है, क्योंकि बेस सेम हो तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। और दूसरी तरफ इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू साथ में आएगा x माइनस वाई, और ये 3 की पावर 1 है। तो यहाँ से मुझे मिला 5 इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। सो मुझे यहाँ से 2 इक्वेशंस मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करनी है। तो हम ना इसकी रेशियो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 1 पहले इसको इक्वेशंस को पहले सॉर्ट करते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इधर 5x माइनस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो चेक करने के लिए क्या होगा, 1/5। ठीक है, अगर मैं a1/a2 की रेशियो चेक करूं तो 1/5 आ रही है, और b1/b2 की रेशियो चेक करूं तो 1/-5 आ रही है। तो यहाँ से पहले ही दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा तो मतलब 1 सोल्यूशन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक, वो केस स्टडी 1 पे बेस्ड है। तो केस स्टडी 1 क्या कहती है, द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर। तो आपको यहाँ पर ये डाइवर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से ये इसका पाथ है।
ये पैराबोला टाइप। व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, ये डाइविंग बोर्ड है, ये आपको दिख रहा है, ये डाइविंग बोर्ड है। क्लियरली इट इज अ पैराबोला, ये आपको दिखाई दे रहा है कि पैराबोला है। एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल, यानी कि अगर ये जीरो यहाँ पर है तो ये 48 फीट पे इसका क्या है, डाइविंग बोर्ड है, मतलब ये 48 फीट पे पानी के ऊपर से खड़ी है। शी टूक अ डाइव इनटू द पूल, हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम t इन सेकेंड्स इज गिवन बाय पॉलिनोमियल। तो इसकी हाइट ऑफ जो है h ऑफ t है वो हमें इस इक्वेशन से गिवन है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए ये एक पैराबोला है, ठीक है, और डाइविंग बोर्ड जो 48 जो फीट है अबव द वाटर लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पर हमें ये जो के है इस पॉलिनोमियल का के फाइंड करना है। तो हमें अच्छे से पता है कि जब हमारा टाइम जो है वो 0 है तो उसकी हाइट क्या है, 48 है। आपको मैंने बताया था कि जब टाइम 0 मतलब वो भी वो यहीं पर खड़ी है, उसने जंप नहीं किया है, दैट मीन्स उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 48 फीट है। बोला था ना उन्होंने 48 फीट अबव द वाटर लेवल। ठीक है, तो टाइम क्या है 0 और हाइट क्या है 48। सो 48 इज इक्वल टू टाइम t0 पुट करो प्लस 8 इंटू 0 प्लस के, तो ये तो फैक्टर 0 0 हो गए, और के, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 48। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल था, टाइम जब 0 है तो वो भी वो डाइविंग बोर्ड पे ही खड़ी है, उसने जंप नहीं किया है, तो हाइट 48 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। अब यहाँ पर उसने जंप कर लिया है और ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद, मतलब एट व्हाट टाइम, टाइम क्या होगा, व्हेन शी विल टच द वाटर इन द पूल। अब यहाँ पर जब वो वाटर को टच कर लेगी, मतलब ये देखो वाटर को टच करने पे उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर से ये देखो वाटर को टच कर लिया ना उसने यहाँ पर, और यहाँ पर देखो हाइट कितनी थी, 0, तो यहाँ पर भी उसकी हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हाइट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, t कैलकुलेट करना है। सो h ऑफ t, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन था, -16t² 8t प्लस के, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर हाइट क्या है हमारी, 0 है, -16t² प्लस 8t, और हमने के की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में फाइंड की थी 48, वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करके लिखती हूँ, 16t² माइनस 8t माइनस 48 इज इक्वल टू 0, मतलब इसको मैंने सभी को नेगेटिव कॉमन ले लिया और इस तरह से इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, 8 के कॉमन ले लो। 8 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 2t² माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास छोटी इक्वेशन बन गई 2t² माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। 2t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2t कॉमन, फर्स्ट टू फैक्टर्स में से t माइनस 2, और यहाँ पे 3 कॉमन इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बना है आपका 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर बना है आपका t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो देखो ये बन रहा है -3/2, तो ये नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता टाइम, तो ये इस पोर्शन को हम रिजेक्ट कर देंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो ये t इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 सेकेंड्स के बाद शी विल टच द वाटर इन द पूल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। So next question is question number 43. Rita's height above the water level is given by another polynomial. एक polynomial हमें यहाँ पर given था, ठीक है, और एक polynomial उसने बोला pt, ठीक है, और जिसके जीरोस हमें गिवन है। तो एक polynomial है pt और जिसके जीरोस हमें गिवन है, एक -1 है, एक 2 है, मतलब अल्फा -1 हो गया, बीटा 2 हो गया। अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालनी तो 1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं तो -2 आएगा। ठीक है, अगर मुझे इसकी क्वाड्रेटिक बनानी हो तो क्वाड्रेटिक मैं कैसे बना सकती हूँ, क्वाड्रेटिक मैं बनाती हूँ इस फॉर्मूले से, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है, सम ऑफ जीरोस, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, बट ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो t की फॉर्म है, क्योंकि पी टी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले इसको इसमें चेंज करो, t² माइनस एस टी प्लस पी।
ये हो गया k इंटू टी स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 1 ही है तो t रह जाएगा और प्रोडक्ट की वैल्यू -2 है, तो ये क्वाड्रेटिक आपकी बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है अब। ठीक है, अब यहाँ पर k की वैल्यू कोई ना कोई होगी तभी ये इक्वेशंस इस फॉर्मेट में बनी होंगी। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या है वो निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि टाइम जब 0 हो तो हाइट 48 होती है, तो पुट करते हैं 48 हाइट और टाइम को 0 पुट करते हैं, 0 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2, तो k इंटू -2 हो गया इज इक्वल टू 48, तो k की वैल्यू आ गई -24। इस इक्वेशन में पुट करो, -24 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, सॉल्व करो, -24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48, ये आ गई आपकी हमारी इक्वेशन पीटी। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 43 किया था। हमें यहाँ पर गिवन है सम ऑफ जीरोस एज 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस है 1 और प्रोडक्ट गिवन है हमें -6 गिवन है। ठीक है, इज मॉडलिंग अनुज हाइट इन फीट अबव द वाटर एट एनी टाइम t सेकेंड्स। अब QT निकालना है हमें। ठीक है, बिल्कुल सेम वे से करना है। तो हम कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। हम इसको चेंज करेंगे टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में एस टी प्लस पी, सो के इंटू टी स्क्वायर माइनस सम क्या है 1 है तो t रह जाएगा और ये हो जाएगा -6, ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये QT। अब यहाँ पर हमारे पास पता है कि t 0 हो तो हाइट क्या होती है 48 है, मतलब अगर टाइम 0 है तो वो डाइविंग बोर्ड पे ही खड़ी है। दैट मीन्स अब 0 पुट करेंगे, 48 इज इक्वल टू k इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 6, तो k इंटू -6 इज इक्वल टू 48, तो ये वैल्यू आ गई k की -8, 6 8 48, सो k की वैल्यू आ गई -8। यहाँ पुट कर देते हैं, -8 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, -8 टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बस जैसे हमने 43 किया था वैसे ही 44 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर देखो ये पॉलिनोमियल गिवन है, अगर मैं इसको जनरली किसी क्वाड्रेटिक से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू -12 आएगी, b की वैल्यू आएगी k -3 और c की वैल्यू क्या आएगी 48 आएगी। और उसने बोला है जो जीरोस है वो एक दूसरे की नेगेटिव है, और नेगेटिव जब भी होती है तो ऑब्वियसली वो कट जाएंगी, तो सम क्या होता है इस केस में 0 होता है। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि अल्फा बीटा इसके जीरोस है। ठीक है, तो यानी कि सम जो है वो 0 होगा इस केस में, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस हम निकालते कैसे हैं, -b/a वाले फॉर्मूले से। तो -b क्या है k-3, ठीक है, और a क्या है -12, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, सो k-3/12, ये पुट करा सम ऑफ जीरोस आया था ना, इज इक्वल टू 0, सो k-3 इज इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक, दे आर बेस्ड ऑन केस स्टडी नंबर 2। यहाँ पर हमें एक हॉकी फील्ड दे रखी है और ये जस्ट एक थ्योरी है, आप चाहे पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ना चाहे तो भी चलेगा, बिकॉज ये जो हमें इससे क्लियर हो जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है और हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 46, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो हमें सेंट्रॉइड निकालना है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के जो ये EHJ गिवन है हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। सो E के लिखेंगे, H के लिखेंगे और J के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे फ्रॉम दिस। ठीक है, सो E पॉइंट है हमारा ये, तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो 2 हो गया। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 2,1 इसका पॉइंट है। H हमारा ये रहा तो -2,4, ठीक है, और J हमारा आ गया -2,-2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ E का पॉइंट है 2,1, H का पॉइंट है -2,4, ठीक है, -2,4 और J का पॉइंट है -2,-2। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पर हमारा x1 y1
ये x2 y2 और ये x3 और y3 है। पुट द वैल्यूज 2 minus 2 minus 2 divided by 3, 1 plus 4 minus 2 divided by 3। तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस 2 by 3, 1 plus 4 5 minus 2 3 by 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ गया -2 by 3, 1। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इफ अ प्लेयर P नीड्स टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। तो यहाँ बात हो रही है, ठीक है, कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक G है पॉइंट, तो P पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, दोनों तरफ से। तो हम A और G के जो पॉइंट्स है वो हम ग्राफ से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ये जो गिवन है फिगर, इससे हम देख लेते हैं A और G के पॉइंट। तो ये है हमारा A, तो इसके पॉइंट हो गए 3,6 और G हो गया हमारा G हो गया हमारे पास 1, -3, है ना। ये हो गया हमारे पास G का पॉइंट A और G, और P इसके इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब P इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सो A के पॉइंट है 3,6, G के पॉइंट है 1, -3, तो P इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, 3 plus 1 divided by 2 और ये 6 minus 3 divided by 2, 4 by 2 हो गया 2, 6 minus 3 3 by 2, तो पॉइंट आ गया 2, 3 by 2। तो ये आया है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिगर से बस देख के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंगली आंसर करते जाना है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आई एंड डी। तो सबसे पहले पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, तो मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मतलब जो भी पॉइंट है, P मान लेते हैं पॉइंट को, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ I है और ये E है और ये जो P पॉइंट है, दिस इज इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर, यानी कि IP का डिस्टेंस PE के डिस्टेंस के इक्वल होगा। और I और E का हम निकाल सकते हैं, I और E, ये रहा I, ठीक है। तो I के कोऑर्डिनेट्स है -1, 1 और E के कोऑर्डिनेट्स है 2, 1, ठीक है। इसके बीच का जो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो लाई करता है, ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट मतलब 0 है, तो वो पॉइंट जो है वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। सो I के पॉइंट मैंने दे के निकाले -1, 1 और E के पॉइंट मैंने निकाले हैं 2, 1, ठीक है। IP इज इक्वल टू PE है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो इधर लगाऊंगी x + 1 होल स्क्वायर + 0 - 1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। और इधर आ जाएगा P और E पे जब लगाओगे तो x - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर का रूट। अब दोनों का रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, रूट हट गया और बचा क्या, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो गया -1 का होल स्क्वायर। ये सामने सामने से कट गए, ठीक है। आप चाहे तो इनको सॉल्व भी कर सकते हो, तब भी कट जाएंगे। इनकी स्क्वायरिंग सॉल्व करते हैं, x² + 1 + 2x और इसकी स्क्वायरिंग सॉल्व करोगे तो x² + 4 - 4x, ठीक है। x² और x² कैंसिल हो गए, इस 4 को मैं इधर ले आई, 1 - 4 हो गया, इस 2x को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी, -6x हो गया। तो मेरे पास आया -3 - 6x, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 3/6, तो x आ गया 1/2, ठीक है। तो मतलब हमने पॉइंट माना था x, 0, तो पॉइंट मतलब आ गया 1/2, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Next question number 49. What are the coordinates of the position of the player Q? तो यहाँ पर हमें Q player की coordinates find करनी है such that his distance from K is twice. तो मान लेते हैं ये K distance K point है और यहाँ पर Q है और इसका जो distance है वो डबल है as compared to his distance from E and K. तो E का ये है distance, ठीक है। तो यानी कि ये distance अगर 1 है तो ये 2 होगा, तो 2:1 में मतलब हो गया। K और E के कोऑर्डिनेट्स मैं इससे फिगर से देकर निकाल लेती हूँ। सो K है हमारा यहाँ पर K -4, 1 हो गया और E के मेरे को पता ही है 2, 1, ठीक है।
तो ये हो गया -4,1 और ई के हो गए हमारे पास 2,1। तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, या आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ फिगर से देखकर भी आपको ये पता चल जाएगा। इसका आंसर देखो इक्वल दोनों क्या है, जो यहाँ पर कोई पॉइंट है इस लाइन पे, है ना, इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो क्या है, डबल द डिस्टेंस फ्रॉम के एज कम्पेयर टू ई, है ना। तो ये डिस्टेंस गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यहीं तक है ना। तो डबल द डिस्टेंस मतलब 2:1 में है, तो मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। तो आंसर इसका आना चाहिए 0,1। ठीक है, अभी कैसे निकाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है m1x2 m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 m2y1 m1 प्लस m2। इसकी कोऑर्डिनेट्स हम x y मान लेते हैं। ठीक है, सो q x, y। ओके, अब m1 m2 क्या है, ये m1 m2 है और ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। पुट द वैल्यूज 2 into 2 प्लस m2 क्या है 1 into -4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 एंड 2 into y2 आपका है 1 प्लस 1 into 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 4 minus 4 0 by 3 और 2 plus 1 3 by 3। ठीक है, तो 0 by 3 0, 3 by 3 1। सो आंसर है 0,1। तो आपको मैंने फिगर से देखकर भी ये चीज बताई थी कि 0,1 आंसर है, क्योंकि वो पॉइंट के से डबल डिस्टेंस पे एज कम्पेयर टू ई के डिस्टेंस पे, तो पॉइंट यहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, पॉइंट ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। 0 y, इसका पॉइंट है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम b एंड e, सेम ऐसे क्वेश्चन हमने 48 किया था ना अभी, तो सेम ही है ये भी। तो पॉइंट p है, इसके अब 0, y है। b और c के मैं फिगर से देखती हूँ। b कहाँ है, ये रहा b। तो b है 4,3। ठीक है, और c कहाँ है, ये रहा c, दैट इज 4, -1। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4,3 और 4, -1 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो bp का डिस्टेंस pc के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 0 - 4 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 4 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर, जब pc पे लगाया। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, दोनों के स्क्वायर रूट हटाएंगे। ये -4 का होल स्क्वायर हो गया, y - 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सामने सामने कट गए। अब इसकी स्क्वायरिंग ओपन कर दो, y² + 9 - 6y, y² + 1 + 2y, y² कैंसिल। तो यहाँ से 9 - 1 8 हो गया, 6 + 2 8y हो गया। तो 8/8 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 1। सो p पॉइंट जो हमने 0,y माना था 0,1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सो आई होप आज के क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। नेक्स्ट मैं करवाने जा रही हूँ बेसिक का सैम्पल पेपर सॉल्व। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सजेशन दूंगी स्टैंडर्ड वालों के लिए, तो वो बेसिक वाला भी जरूर देखें, क्योंकि इससे उनकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी जल्दी ही, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।